हजारों साल पहले आदमी ने आग की खोज की, इतिहास बदल गया। फिर उसने पहिए की खोज की, इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। फिर एक दिन उसने खोज की, बलात्कार की और दुनिया भर में हमेशा के लिए एक सेक्स के लिए सब कुछ बदल गया। इस देश में हर 15 मिनट पर एक रेप होता है। आए दिन सरेआम लड़कियां अश्लील हरकत करते मर्दों से बचते हुए छेड़खानी, बलात्कार के भय के साए में पलती और बड़ी होती हैं। और इस सब के बीच उन्हें स्कूल जाना है, CBSE टॉप भी करना है, कॉलेज जाना है, रिसर्च करना है, पेपर पढ़ना है, नौकरी करनी है, घर चलाना है। आखिर वह कितनी बार चिल्ला सकती है, शिकायत कर सकती है, एक ही दिन में, एक हफ्ते में, एक जीवन में, सड़क पर, घर में, पार्टी में? उसे भी तो सामान्य जीवन जीना है। वह अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार एक अनप्लेजेंट अनुभव से बचने की कोशिश करती है। एक सेक्स का दूसरे सेक्स को ऐसे सप्रेस करना कि उसकी सोशलाइजेशन ही डर के साथ शुरू हो, सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर मेरे शो फेमिनिज्म वाला F में। आज हम बात करेंगे रेप और कंसेंट पर और सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर, और बात करेंगे एक ऐसी किताब पर भी जिसे भारत की सांस्कृतिक विरासत में शामिल करते हुए शर्म महसूस करते हैं बहुत से लोग, कामसूत्र। हम हर तरह की पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं, बस सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर बात नहीं करना चाहते। उसे औरतों के टॉपिक की तरह देखते हैं, शायद इसलिए कि ये बातें हमारे घर और बेडरूम तक जाती हैं, अपने ही करीबियों तक चली जाती हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उन तक चली जाती हैं। शायद उन्हें ही धीरज से सुनना ज़्यादा मुश्किल होता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जितना हम दे रहे हैं उतना दिया जाना काफ़ी है। अप्रैल 2015 में एक्टर नंदिता दास का एक स्टेटमेंट आया, आपको याद होगा, काफ़ी विवाद पैदा किया था उसने। नंदिता ने कहा था, एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड हुआ था और फिर इस पर ट्रोलिंग भी खूब हुई थी। सभी मर्द औरत इस सदमे में आ गए कि सभी मर्दों को रेपिस्ट कहा जा रहा है। नंदिता ने सफाई भी दी थी कि सभी मर्दों को रेपिस्ट कहने का जनरलाइजेशन उन्होंने नहीं किया, बल्कि अखबार ने इसे जनरलाइज किया है, विकृत किया है। पोटेंशियल रेपिस्ट कहने का मतलब सबको रेपिस्ट कहना नहीं होता। चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल नहीं होना है, आहत नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपने सुनना है ध्यान से। हम बेहद ऑब्जेक्टिव होकर बात करेंगे। इसे टेक्निकली देखते हैं। क्या टेक्निकली हर पुरुष रेपिस्ट हो सकता है? सूजन ब्राउन मिलर अपनी किताब अगेंस्ट आवर विल में इस सवाल को उठाती हैं। इंसान जानवर नहीं है। सेक्सुअल प्लेजर की एक बहुत कॉम्प्लेक्स व्यवस्था बनाई है इंसान ने। पशुओं की तरह नहीं होती वो। पशुओं के यहाँ मीटिंग होती है, बलात्कार नहीं। वक्त, मौसम और तरीके तय हैं। मादा का संकेत न मिले तो नर के लिए संभोग का कोई तरीका नहीं है। यह प्रकृति के ग्रैंड डिजाइन में शामिल है। लेकिन प्रकृति को धोखा देकर अपने मन की करना इंसान को आता है। इंसानों में स्त्री की इच्छा, इजाजत, सीजन, पीरियड्स में न होना, गर्भवती होना या किसी भी दैहिक मानसिक स्थिति में होना मर्द के लिए कोई अड़चन नहीं है, अगर वह चाहे तो। अगर वह चाहे पर जोर दे रही हूं। एक फीमेल तैयार है या नहीं, इसका पुरुष की डिजायर से कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, करे या न करे, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि टेक्निकली पुरुष रेप कर सकता है। इसलिए जब कोई कहता है, क्या बात कर रहे हो, 3 बच्चों की माँ से या 6 महीने की बच्ची से या 70 साल की वृद्धा से कोई कैसे रेप कर सकता है, तो ये हैरानी टेक्निकल सवाल नहीं है, ये मॉरल है। टेक्निकली तो संभव है, आप भी जानते हैं। अब अगर ये टेक्निकली संभव है, तब फिर ये बात सही है कि पोटेंशियल रेपिस्ट तो हर पुरुष हो सकता है। हम कह सकते हैं कि अपनी संवेदनशीलता, मर्यादा, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपने चरित्र और अपनी मानवीयता, अपनी सही जेंडर ट्रेनिंग या सिर्फ एक मौके के अभाव के चलते वो ऐसा नहीं करता। अगर हम ये कह सकते हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपने कुसंस्कार, अनियंत्रण, अमानवीयता और असंवेदनशीलता, मौके और अवसर मिलने के चलते वह ऐसा कर सकता है। यानी पोटेंशियल तो है। इस पोटेंशियल को बहुत सारा सोशल सपोर्ट भी है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों के कपड़ों की वजह से ऐसा होता है,
लड़कों के साथ घूमने वाली लड़कियों का रेप होता है, देर रात घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मेन विल बी मेन, बॉयज विल बी बॉयज, वगैरह वगैरह। खुद मनुस्मृति कहती है कि रेप को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ औरतों की रक्षा की जा सकती है। इसका मतलब खुद मनुस्मृति कहती है कि हर पुरुष पोटेंशियल रेपिस्ट है। ऐसे में जब रेप को कल्चर कह दिया जाता है तो बुरा क्यों लगता है? लेकिन लगेगा ही। हमारे ही भाई, बेटे, मित्र, पति के बारे में ये सोचना रूह कंपा देने वाला है। हर कोई किसी का बेटा, भाई, दोस्त, पिता तो होगा ही। जानते हैं भारत की ब्रिटिश कोर्ट में रिपोर्ट होने वाला पहला रेप केस क्या था? 11 साल की बच्ची फूलमणि दासी का, जिसकी शादी उससे तिगुनी उम्र के व्यक्ति हरिमोहन मैती के साथ कर दी गई थी। पहली रात जबरदस्ती की वजह से बच्ची को ऐसी ब्लीडिंग हुई कि उसकी मौत ही हो गई। आप समझ सकते हैं कि जब एक तरह से रेप को सोशली एक्सेप्टेंस मिली हुई है, तब सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर तो बीच में आएगा ही। जाति, धर्म, क्लास, ये सवाल आएगा ही। ये गलत फहमी है कि रेप सिर्फ एक सेक्सुअल एक्ट है। डिग्निटी ऑफ वुमन क्या है? इसकी परिभाषा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निटी ऑफ वुमन लाइज इन हर सेक्स। इसका यह भी मतलब है कि एक महिला को अपमानित करने के लिए क्या करना है, ये सामने वाला व्यक्ति जानता है। घर की इज्जत, गांव की इज्जत, कबीले की इज्जत सब औरतों की सेक्सुअलिटी में स्थापित कर दी गई। तो ये तो होना ही था। ताकतवर को बदला लेना है तो दूसरे समुदाय की महिलाओं का रेप करो, या रेप की धमकी दो, या माँ बहन की गाली दो। दलित महिलाओं को नंगा करके गांव भर में घुमाया जाना, या सजा देने के लिए उन्हें रेप करना, या ये कहना कि फलां धर्म के लोगों को सबक सिखाना है तो उनकी महिलाओं को रेप करो, असल में ये बताता है कि इस पावर स्ट्रक्चर में रेप एक हथियार है दमन का। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, मनुस्मृति भी सिर्फ हमारे देश में नहीं है। हैरान मत होइए, हर देश के पास इसके अपने अपने तरह के संस्करण हैं। मुझे अपनी किताब दुनिया में औरत पर काम करते हुए रशिया में एक ऐसी ही किताब के बारे में पता चला, द दोमोस्त्रोय, कुलीन पुरुषों और महिलाओं को जीवन का अनुशासन सिखाने वाली। वहां वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन सोशल हायरार्की तो है। इसका लेखक स्त्री को पुरुष का गुलाम नहीं मानता, बल्कि मानता है कि घर को चलाने में उसकी मालकिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए उसके व्यवहार को खास तरीके से कंडीशन और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्वामिनी को पति का आज्ञाकारी, सुशील, पवित्र होना चाहिए, पति से प्यार करना चाहिए। नौकरों के साथ उसे सख्त होना चाहिए और उनसे काम लेना आना चाहिए। खानदान की इज्जत बाहर बनाकर रखना उसका काम था। बच्चों का ढंग से प्रशिक्षण हो, यह उसे देखना था। पति जब मेहमानों को बुलाए तो उसके आने पर भी वह पति के निर्देशों का पालन करे। उसका काम है कि उनके सामने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर उपस्थित हो। जब सब खाना खाएं तो वह शराब न पिए। शराब पीने वाली औरत की धरती पर कोई जगह नहीं है। पति पर कभी गुस्सा न हो। संतान पालन माता पिता दोनों का काम है। पिता बेटों को अपने व्यवसाय की शिक्षा दे और माताएं बेटियों को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम सिखाएं। दासों को मारना जायज है। जिनके यहाँ बेटी जन्म ले उसके बचपन से ही कपड़े, ब्लाउज, कीमती पत्थर, गहने, बर्तन जोड़ना शुरू कर देना चाहिए एक अलमारी में, ताकि उसके बड़े होने तक काफी सामान हो जाए। लेखक कहता है कि तुम्हारे पास बेटी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखो। हठी और मनमानी करने वाली बेटी पर कड़ी निगाह रखो, वरना वो पूरे शहर में तुम्हारी आंखें नीची करवा देगी। लोग बात बनाएंगे और तुम्हारे दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। कुछ मानी में ये ऐसी पितृसत्ता है जो औरत पर सिस्टमैटिक नियंत्रण रखती थी और कुछ मामलों में उदार थी। रूस में ही 1717 में प्रकाशित एक व्यवहार निर्देशिका में स्त्री पाचकों को ये सलाह दी गई कि उन्हें अपनी दुर्बलता, शक्तिहीनता और अपनी खामियों को स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर के सामने विनीत होना चाहिए और अपने पुरुष साथी को अपने से ज्यादा समझना चाहिए। देवी और कुल्टा की बाइनरी दुनिया के हर देश की सभ्यता में रही है। ये जो कंट्रास्टिंग व्यू है औरतों को लेकर, बल्कि कहना चाहिए बाइनरी है। बाइनरी ऑपोजिट्स का मतलब है दो ऐसी विपरीत बातें जिन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रात दिन, सफेद काला, अच्छा बुरा, देवी और कुल्टा, सती और कुलक्षिणी। जो मंदिर नहीं जाती वो पाप जाती होंगी, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती उनका कोई अफेयर होगा,
या तो देवियां हैं या तितलियां हैं, इनके बीच में कोई ग्रे एरिया है जहां कोई स्त्री एग्जिस्ट करती है, ऐसा समझा ही नहीं जाता। एक बाइनरी मर्द औरत की भी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत माने गए, दो ध्रुवों की तरह। एक सहनशील, एक आक्रामक, एक योद्धा है और एक क्षमाशील, एक अग्रेसिव है और एक पोलाइट, एक शासक है और एक शासित, एक राजा है जिसका आदेश सुना जाए तो एक प्रजा है जिसे आदेश मानना होगा। मेरा वचन ही है शासन टाइप। दो छोरों के बीच में जैसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बराबरी की राह में सबसे बड़ी दिक्कत है ये बाइनरी। स्त्री पुरुष के अलावा कोई और जेंडर है ये भी हम नहीं मानते। हम या उसे बड़े आराम से विकृति कह देते हैं या बीमारी कह देते हैं। असल में सबको ठोक पीट कर इसी बाइनरी में फिक्स करने की कोशिश सिस्टम करता रहता है। इसी सिस्टम को नॉर्म कहते हैं। बाइनरी में बंधी इस सोच की वजह से हम अलग अलग तरह के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते। ये दुनिया की हर सभ्यता में रहा आया है। इसका मतलब पितृसत्ता सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। बस उसके कुछ लोकल एडिशन हैं हर जगह। लोकल शास्त्र हैं, लोकल भाषाएं हैं और लोकलाइज्ड बल प्रयोग के तरीके हैं। जब पंडिता रमाबाई ने लिखा था कि मनुस्मृति का रचयिता मनु औरतों को घृणित पात्र बनाने में अपना सारा जोर लगा देने वाले कई 100 पुरुषों में से एक है, तो इसी ओर उनका इशारा था कि हर देश में ऐसे ही ग्रंथ रहे हैं या ऐसी ही भाषा, व्यवहार, कहावतें रही हैं जो औरतों को स्वभाव से चंचल, बुद्धि से अस्थिर और खराब चरित्र का बताती हैं। इनसैटिएबल कंट, ऐसी योनि जिसकी काम वासना हमेशा असंतुष्ट, अनसैटिस्फाई रहे। ऐसे में मुझे एक कंबोडियाई कहावत याद आती है जो मर्दों की सेक्सुअलिटी के बारे में है। 10 नदियां मिलकर भी एक सागर को नहीं भर सकती। या आपने औरतों की आपसी बातचीत में सुना होगा कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। तो पुरुषों पर भी ऐसी कहावतें तो बनी, लेकिन वे किसी मनुस्मृति, मानव धर्म शास्त्र, किसी अनुशासन शास्त्र या नियमावली में नहीं लिखी गई। वे कहावतें जनाना के, हरम के, रसोई के, आंगन के भीतर ही रह गईं। जांच सर में चक्की पीसते हुए, किस्मत को रोते हुए एक औरत ने दूसरी औरत को सुनाई, समझाई। ये कहावतें स्त्रियों का कवच भी थी पुरुषों के सामने। ये बूढ़ी अनुभवी स्त्रियों की विरासत भी थी जो अपने दुखों के साथ ये अपनी युवा पीढ़ी को सौंप दिया करती थी। इन्हें प्रवचन की तरह मंदिरों, मठों, चर्चों, मस्जिदों में नहीं पढ़ा गया और न ही नियमों पर राष्ट्र बने और चले। राष्ट्र तो बने मर्दाना उद्देश्यों पर और मर्दाना नियमों से चले। बहादुरी का मतलब युद्ध करो, मार दो, काट दो, हमला करो, जीतो, अपहरण करो, कब्जा करो, विस्तार करो। ऐसे में बहुत जरूरी है ये समझना कि कंसेंट या जिसे आपसी सहमति कहा जाता है वह क्या है। अक्सर कहा जाता है कि फेमिनिस्ट प्रेम के खिलाफ होती हैं, रूखी सूखी और क्रूर। ये बायस्ड है, पूर्वाग्रह है ये, बल्कि कहना चाहिए कि प्रेजुडिस है। दुनिया की हर फेमिनिस्ट ने प्रेम किया है और जिया है। आलोचना की है तो गैर बराबरी की, या कहें उस रोमांटिक लव की जिसमें एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है और एक डेलिकेट सी लड़की को जीवन की हर मुश्किल से निजात दिलाता है, उसे दुनिया की तमाम खुशियां देता है। फेमिनिस्ट तो मर्दों को इस बोझ से मुक्ति देती हैं। उनके हिसाब से औरत के सपनों की दुनिया कोई मर्द बनाएगा, ऐसी उन्हें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। किसी पर भी हम अपनी खुशी का भार नहीं लाद सकते। लेकिन उस आदत का क्या करेंगे जो पैट्रियार्की ने दी है, कंट्रोल करने की। पतंग आसमान में उड़े लेकिन डोर हमारे हाथ में रहे। भले ही डोर का कंट्रोल हाथ में रखने के लिए हमें अपनी आज़ादी भी दांव पर लगानी पड़े। तो फेमिनिज्म प्रेम का विरोधी नहीं है, वह जेंडर गैर बराबरी का विरोधी है, जिसकी वजह से लोगों के बीच प्रेम कभी सहज प्रेम हो ही नहीं सकता। सौंदर्य और सिडक्शन खराब चीज नहीं है। सौंदर्य के लिए बाहर से आने वाले दबाव खराब हैं। अगर दो लोग बराबरी पर हैं तो सिडक्शन बेहद डेमोक्रेटिक खेल है। खराब है बिना कंसेंट के आगे बढ़ना, खराब है कोअर्शन, खराब है परसुएशन। पहले परसुएशन को समझते हैं। अपने मन माफिक डेस्टिनेशन तक किसी को ले जाने के लिए परसुएट करना। प्रेम के जो उसूल सिखाए गए पिछली पीढ़ियों को, खासतौर से हिंदी फिल्मों ने इसके अच्छे उदाहरण दिए हैं। रोएगी, चिल्लाएगी, एक दिन हसीना मान जाएगी, पीछे पड़े रहो, हार मत मानो यानी स्टॉक करो, या फिर औरत की नाम में हाँ छिपी है जैसी बातें। इसलिए जब कोई लड़की दृढ़ता से ना बोलती है, अहम पर चोट लगती है। इतनी गलत ट्रेनिंग के चलते ही बदले की भावना जन्म लेती है। एसिड अटैक की घटनाओं में अधिकांश बार ऐसी ही वजहें रहीं।
हम छोटे थे तब प्रियदर्शिनी मट्टू का केस सुना था और एक भय बैठ गया था मन में कि ना कहने पर कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए स्पष्ट ना सुनने के बाद किसी को परसुएड नहीं करना चाहिए। ये दोनों तरफ के लिए सच है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसी स्त्री के चरित्र, आचार विचार, रहन सहन के बारे में क्या सोचते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो दलित है, सवर्ण है, आदिवासी है या पूर्वोत्तर भारत से है, सेक्स वर्कर है। यदि उसने ना कहा है तो उसका मतलब सिर्फ ना है। मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पिंक। हमारे जमाने के पिता सोचते थे, आज भी कुछ पिता ऐसे सोचते हैं कि स्त्री शक्ति का मतलब है कि लड़कियां चंडी का रूप धर के दुष्टों का संहार करेंगी। और हाई स्कूल में पढ़ती हुई एक बेटी को एक पिता ये फिल्म दिखाने ले जाता है, लेकिन फिल्म की लड़कियां तो देवियां नहीं निकली। यहाँ तक कि नियम कानून जानने वाली और अपने हकों के लिए मुस्तैद मॉडर्न फेमिनिस्ट भी नहीं थी। पढ़ी लिखी साधारण कामकाजी लड़कियां थीं, सामान्य मनुष्य की ताकतों और कमजोरियों वाली, जिन्हें लगता था कि कमाने, जीवन जीने और आज़ादी से रहने का उन्हें भी हक है। इसके लिए कोई संघर्ष उन्हें नहीं करना, जैसे किसी लड़के को नहीं करना। ये लड़कियां बिल्कुल ऐसे थीं जैसे पढ़े लिखे साधारण कामकाजी और पुलिस के पचड़ों से डरने वाले पुरुष, जो कानून की बारीकियां तब तक नहीं जान पाते जब तक कि खुद किसी केस में नहीं फंस जाते। फिल्म में लड़की एक लड़के के सेक्सुअल एडवांसमेंट से बचने के लिए उस पर कांच की बोतल से वार करती है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जाने के बावजूद आगे बढ़ने से मना करना उसका हक है। बेटी को फिल्म दिखाने लाया पिता उस कोर्ट दृश्य से आहत हो गया जिसमें वकील ने पूछा कि आप वर्जिन हैं और क्या इस केस से पहले आपके जो संबंध रहे वो आपकी इच्छा से थे। पहले सवाल में लड़की ने कहा नहीं और दूसरे सवाल के जवाब में उसने कहा हाँ। ये सुनते ही जैसे फिल्म के भीतर कटघरे में खड़ी लड़की का कोर्ट में बैठा पिता उठकर बाहर चला गया, ऐसे ही फिल्म देखते पिता को भी मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए बेटी का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकलते देखा। हम चाहते हैं कि बेटियां बुराई के खिलाफ चंडी बन जाएं, लेकिन हम उन्हें किसी सिचुएशन के लिए कभी तैयार ही नहीं करना चाहते। दूसरा शब्द है सेक्सुअल कोअर्जन। कोअर्जन महीन होता है, इसे समझना मुश्किल होता है, ये कंफ्यूज करता है, सही गलत समझ नहीं आता। इसके लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक है पर्सुएशन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, यानी ना को हाँ में बदलने की जिद, स्टॉकिंग, धमकी, डर और कभी कभी पेट्रोनाइज करना, ये सब सेक्सुअल कोअर्जन है। स्टॉकिंग रास्तों पर ही नहीं होती, सोशल मीडिया पर भी होती है। इतनी रात को ऑनलाइन क्यों थी और फेसबुक की हरी बत्ती क्यों जल रही थी, व्हाट्सएप पर किससे चैट कर रही थी। कभी ये ब्लैकमेलिंग तक जाता है। अगर ना ही करना था तो इतनी बार मुझसे मिली क्यों थी, बात क्यों की थी, मेरे मैसेज का जवाब क्यों दिया था, फला मैसेज या फोटो पर तब आपत्ति क्यों नहीं की थी, अब क्यों कर रही हो। इसका मतलब इंटरेस्टेड थी ना, यूज कर रही थी, अब छोड़ दिया। अपराध बोध कराया जाता है जैसे आपने कुछ गलत किया है। धमकी के अलग अलग अंदाज, फेसबुक पोस्ट पर निजी कमेंट करना या ये कहना कि मैं सबको बता दूंगा कि हमारा अफेयर था। अगर लड़कियां इस सब पागलपन से बचने की कोशिश में यौन संबंध के लिए हाँ कर देती हैं तो ये सेक्सुअल कोअर्शन है। क्योंकि समाज की संरचना मर्दवादी है तो यहाँ भी सबसे पहली गलती उसी की बताई जाती है। तमाम इंस्टीट्यूशंस में बनी हुई आईसीसी कमेटियां, जिनमें महिला स्टाफ भी शामिल होता है, ऐसे केसेस को दबाने की कोशिश में रहती हैं। तुम इंटरेस्टेड थी, तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, तुम अपना करियर क्यों खराब कर रही हो, वो ऐसा तो नहीं है, उसके परिवार के बारे में सोचो, कह तो रहा था, किया तो नहीं ना। नतीजा इसी बोझ, अपमान और हरासमेंट के साथ समझौता कर लेती हैं वो, या इसी वजह से जगह छोड़ देती हैं। मना करने पर भी बार बार ड्रिंक के लिए दबाव बनाना, मना करने पर भी घर बुलाना, तरह तरह की दलीलें देकर अकेले में मिलने के लिए कहना, बस किसी भी तरह आपको उस क्षण तक पहुंचाना है, ये कोअर्शन है। महिला अगर असहज है तो ये कोअर्शन है। दबाव बनाने का एक तरीका पेट्रोनाइज करना भी होता है। ध्यान रखना, केयर, देखभाल, दुनिया के जुल्मों से बचाने का दावा और अंततः किसी ऐसे मौके की तलाश जब लड़की चाहकर भी ना न कह सके, क्योंकि उसे ये लगे कि कैसी एहसान फरामोश हूं मैं। जहां थैंक यू बोलना चाहिए वहां लव यू बोलकर आने की गलती भारी पड़ती है। इन तमाम हालात में सबसे बड़ी बात है, हाँ कहने के बावजूद लड़की को खुद अच्छा नहीं लग रहा होता।
खटक रहा होता है। ये उसकी मजबूरी सी बनती जा रही होती है, जिससे मुक्त होना आसान नहीं है। इसलिए कंसेंट को समझना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज में लैंगिक बराबरी है ही नहीं। सिर्फ हाँ सुन लेना ही कंसेंट मिलना नहीं है। कंसेंट क्या है, इसका बहुत सरल सा फॉर्मूला है, आप भी याद रखिए और अपने मित्रों को भी बताइए। फ्राइज, F फ्रीली गिवन, यानी सहमति बिना किसी भी तरह के दबाव के। R रिवर्सिबल, सहमति यानी जिसे वापस लिया जा सके, किसी सेक्सुअल एक्ट के बीच भी या दूसरी बार होने पर भी। I इन्फॉर्म्ड, सहमति यानी जो हो रहा है उसके नतीजे प्रभाव सब आपको पता है। E एंथुजियास्टिक, यानी खुशी से, उत्साह से, मन से हाँ। S स्पेसिफिक, सहमति यानी जितने की सहमति मिले बस उतना ही आगे बढ़ो। पिछले साल दिसंबर में एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुई थी, जिसमें एक हाई कोर्ट जज महिला स्टेनो से बेहूदगी करते हुए अपने ही कमरे के सीसीटीवी में कैद हो गए। कुछ लोगों ने लिखा कि महिला ने तो आवाज ही नहीं उठाई, इसका मतलब है कि महिला की सहमति से, उसके कंसेंट से सब हो रहा था। एक क्लिप देखकर आपको कैसे पता कि जज को कंसेंट मिल गया था? याद रखिए, दुनिया ताकतवरों के हिसाब से चलती है। अगर आवाज न उठाने का तर्क ही इस्तेमाल करें तब तो दुनिया का तमाम शोषण कंसेंट से ही हो रहा है। मजदूर कंसेंट से ही कम मजदूरी ले रहे हैं, बच्चे कंसेंट से ढाबे पर छोटू बन जाते हैं, लड़की का सड़क पर अकेला होना ही कंसेंट है, स्कर्ट कंसेंट है, जीन्स कंसेंट है, आपके साथ होना ही कंसेंट है। मनुस्मृति और कामसूत्र, पहली किताब को बाबा साहेब ने जलाया, ये उसके पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, और क्यों जलाया ये भी बताया था। उसके रिग्रेसिव और नफरती कंटेंट की वजह से। एक और किताब को जलाया गया, लेकिन उसके प्रोग्रेसिव कंटेंट के लिए, प्रेम करने और पाने के तरीके बताने के लिए। बजरंग दल ने अगस्त 2021 में गुजरात अहमदाबाद के एक बुक स्टोर में कामसूत्र को जलाया और नारे लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के। 4वीं शताब्दी में लिखी गई वात्स्यायन की कामसूत्र हिंदू देवी देवताओं को कामुक पोजीशंस में दिखाती है और ये उनका अपमान है, उनका ये कहना था। जिसने भी कामसूत्र को पढ़ा है वह जान सकता है कि इन जलाने वालों ने कामसूत्र को बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होता तो जानते कि ये किताब सिर्फ पोजीशंस के बारे में नहीं बताती। असल में इस किताब को इतने तक सीमित कर देना ही अन्याय है, मूर्खता है। वैसी ही मूर्खता जो खजुराहो के मंदिर को देखकर मुंह बिचका लेती है, लेकिन अकेले में पॉर्न देखने को आतुर रहती है। 2017 में बजरंग दल ने खजुराहो मंदिर के आसपास भी कामसूत्र के बेचने पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया था। उनके हिसाब से एक सेक्रेड प्लेस पर कामसूत्र बेचना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, इसे कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? क्या सच में खजुराहो और कामसूत्र को खारिज करके भारतीय संस्कृति का कोई अतीत बन सकता है? ऐसा भी क्या अपमानजनक है कामसूत्र में? वेंडी डॉनिगर ने कामसूत्र पर एक किताब लिखी थी, यही बताने के लिए कि जिसे कुपढ़ों द्वारा खारिज किया जाता है और पढ़े लिखे लोग जिसे काम क्रीड़ा की पोजीशंस तक सीमित कर देते हैं, वह असल में अपने समय में लिखी गई एक बेहद प्रोग्रेसिव किताब है। बल्कि उन्होंने इसे एक शानदार धरोहर कहा। भले ही ये एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट नहीं है, लेकिन अपने प्रोग्रेसिव कंटेंट के चलते ये आज भी बहुत से लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन क्यों? जीवन के 4 उद्देश्य माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये और बात है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु का लक्ष्य भी पुरुषों के लिए ही है। स्त्री के लिए पति सेवा ही धर्म है और वही मोक्ष है। इसके बावजूद कामसूत्र स्त्री को मनुष्य की तरह देखने की कोशिश है, एक मादा मनुष्य। इस किताब की कुछ खास बातों पर शॉर्ट में पॉइंट्स में समझ लेते हैं। कामसूत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आनंद को सबसे महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए नैतिकता के मापदंडों को यहाँ बहुत जगह नहीं मिली। इस किताब का मुख्य आधार ये है कि काम जीवन का सहज अंग है और उसे जानवरों की तरह नहीं किया जाना चाहिए। ये एक कला है, एक कौशल है। ये किताब फीमेल सेक्सुअलिटी को समझने की कोशिश करती है। उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन कम से कम ये तय है कि वात्स्यायन के लिए एक निष्क्रिय एजेंट नहीं थी स्त्री, और न ही सिर्फ आलंबन थी। पूरे कामसूत्र में कुछ जेंडर्ड सामाजिक यथार्थ हैं जो बार बार पीछे से गूंजते हुए सुनाई देते हैं, जैसे कि स्त्री का स्वतंत्र न होना। वात्स्यायन मानते हैं कि स्त्रियों की सेक्सुअलिटी के विषय में विद्वानों में हमेशा विवाद रहे हैं कि स्त्रियों को पुरुष की भांति या उसके बराबर आनंद मिलता भी है या नहीं।
या उसका कोई चरम सुख है भी या नहीं? अगर नहीं है तो वह संभोग में रत हो ही क्यों? और वात्स्यायन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि काम क्रिया में स्त्री देने वाली कही गई, पुरुष लेने वाला कहा गया, लेकिन ये तो केवल स्थिति भेद है क्योंकि उनके लिंग अलग हैं। वात्स्यायन ने माना कि फीमेल ऑर्गेज्म होता है और स्त्री भी पुरुष के बराबर आनंद प्राप्त करती है क्योंकि दोनों ही मनुष्य हैं। सबसे मुख्य बात ये कि ये किताब रेप के खिलाफ है। ये पुरुषों को स्त्री से कंसेंट हासिल करने की बात कहती है। कोशिश करने से पहले पुरुष को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्त्री उसे मन ही मन चाहती है। मेल जोल बढ़ाए, उपहार दे, सज संवर कर उसके सामने से निकले और करीबी बढ़ने पर बैठे, बातें करे, संगीत सुनाए, मन का सुख दुख बांटे, नृत्य दिखाए और अपने वश में करे। वात्स्यायन वेश्याओं को सेक्स वर्कर मानकर वे तरीके और गुर सिखाने की कोशिश भी करते हैं जिससे वो एक पेट्रियार्कल फ्यूडल समाज में, एक सामंती समाज में जी सकती हैं। वो सिखाते हैं कि अगर एक ही जगह प्रेम और धन मिले तो धन को चुनो, यानी प्रेम चुनकर बर्बाद मत होना। ये अपने आप में आधुनिक लगता है कि सेक्स वर्क को पेशे की तरह देखा जा रहा है और उस पेशे के उचित कौशल निर्मित किए जा रहे हैं। लेकिन काम सूत्र का मकसद समाज की जेंडर्ड संरचनाओं से टकराना तो था ही नहीं, ना ही वर्ण व्यवस्था से टकराना था। ये किताब वैसे भी मुख्य रूप से इलीट क्लास के लिए लिखी गई थी। समाज का वर्णों में बटे होना या ये स्वीकार करना कि वेश्यावृत्ति समाज का आवश्यक अंग है, ऐसी किसी भी सामाजिक सच्चाई से टकराए बिना वात्स्यायन काम कला के बारे में समझाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या स्त्री को भी उसकी यौन इच्छाओं के लिए शिक्षित करती है ये किताब? नहीं, बल्कि ये उसे परसुएट करके वश में करने की बात करती है। वैसे भी ग्रंथ स्त्री पाठकों के लिए नहीं लिखे जाते थे। मलयालम में एक महिला KR इंदिरा ने भी एक स्त्रैण कामसूत्रम लिखी है। मलयालम में होने से इसे मैं तो नहीं पढ़ पाई हूँ, इसलिए ये स्त्रैण कामसूत्रम कितनी स्त्रीवादी है या नहीं है, इस विषय में कुछ कह नहीं सकती। संभव हो तो आप पढ़ के देखिए। विनोद शर्मा ने एक नारी कामसूत्र जरूर लिखा है। विनोद इस किताब में स्त्रियों को शिक्षित करती हैं कि आनंद के लिए भी स्वास्थ्य और जीवन की तमाम गतिविधियों में संगति होना जरूरी है। औरत के लिए ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। पीरियड्स, बच्चों का जन्म और तमाम तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बीच आनंद के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, इसका शिक्षण विनोद ने किया है। वात्स्यायन को पढ़ते हुए लगता है कि रति क्रिया सिर्फ पुरुषों का कौशल है। इसके बावजूद कोई भी स्त्री पुरुष को एक सभ्य पुरुष बनाने के लिए कम से कम कामशास्त्र पढ़कर आने की सलाह देना चाहेगी। सच भी है, जिस समाज में स्त्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न रही हो, उसमें भी यौन इच्छा की अभिव्यक्ति की तरह तरह की नैतिकताएं और मर्यादाएं हों जिनमें वो बंधी है, वहां सबसे ज्यादा शिक्षित होने की जरूरत तो पुरुषों को ही है। आज की किताब जर्मेन ग्रियर की किताब द फीमेल यूनक। हिंदी में ये बधिया स्त्री या विद्रोही स्त्री नाम से अनुदित हुई है। ये किताब फीमेल सेक्सुअलिटी और स्त्री की सोशल कंडीशनिंग पर कुछ बेहद जरूरी बातें कहती है। 1970 में आई इस किताब के 21वें संस्करण की भूमिका में जर्मेन ग्रियर ने लिखा कि 20 साल पहले मुझे लगा था कि औरत की सेक्सुअलिटी के दमन के बारे में मेरी तमाम बातें आउटडेटेड हो जाएंगी। औरतों की एक ऐसी नस्ल आ जाएगी कि इन विश्लेषणों को असंगत करार दे दिया जाएगा, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। पता नहीं ये लेखक के लिए सुखद है या दुखद है। और अब आज का चुटकुला। ईश्वर ने औरत से पहले मर्द को क्यों बनाया? क्योंकि सब फाइनल कॉपी से पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाकर देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ द क्रेडिबल हिस्ट्री पर फेमिनिज्म वाला F, और कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर बताते रहिए। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच
कहते रहें। शुक्रिया।